Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome you all in the online lab session of electrical machine design. Hope you all are fine and having good health. We are starting the session with the introduction about electrical machine of section, electric motors. Electric motors section are divided into two parts, that AC motors and DC motors. And we are starting with some kind of introduction. I am sharing the lectures of Mr. Muhammad Uzair, Assistant Professor, Hamdard University. He is on study leave now these days, and I am take his lecture by his permission, and I'm also modify these lectures. So start the session of electrical machine section of electric motors. Objectives cover the concepts, construction, principles of operation, and characteristics of electrical machines motor. Major topic that we have covered in this section: machine principles, magnetic field and circuits, DC machines, transformers, AC machines, synchronous induction motor, special purpose motor, and generators. This is the textbook, Stephen J. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, Edition 4, and B.K. Mehta, Principle of Electrical Machines. Reference books are B.L. Thraja, of title Textbook of Electrical Technology, and second one is Electric Machinery. Now moving towards what is an electrical machine. Can anyone know that what is the meaning of machine? आप लोगों को अंदाजा है मशीन हम किसे कहते हैं? जो काम को आसान कर दे। जो काम को आसान कर दे, एग्जैक्टली जो हमारे काम में आसानी पैदा करे, जो हमारे काम को आसान कर जी दे। जी और जी जी बिल्कुल। ह्यूमन एफर्ट्स को इसमें कम से कम लगाया जा सके, इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक मशीन को। और जी हमारे जो बिल्कुल। बहुत रोज़मर्रा के इस्तेमाल हैं, बहुत इर्द गिर्द जो काम है, वो ज़्यादा चीज़ें हमारी मशीन से हो रही हैं। आइदर दे आर इलेक्ट्रिक मशीन्स ऑफ कैटेगरी इन एसी मोटर्स और इन डीसी मोटर्स। इनमें जो मेन रोल है हमारे स्टैटिक मशीन्स का भी है और डायनेमिक मशीन का भी है। इससे पहले जो सेक्शन आप लोगों ने पढ़ा है इंजीनियर तला इकरार के ज़रिए से, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक मशीन के ज़रिए से, एंड दैट इज़ वी कॉल्ड ट्रांसफार्मर। जो डायनेमिक मशीन होती हैं उनकी मेजर दो कैटेगरी हैं, एक मोटर होते हैं और जनरेटर होते हैं। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और हमारे फंक्शनैलिटी ऑफ टास्क परफॉर्म करती है। लेकिन अगर हम जनरेटर ऑल्टरनेटर की बात करें तो वो हमारे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जनरेटर के बारे में हम सब जानते हैं कि जनरेटर को चलने के लिए एक फ्यूल रिक्वायर्ड है, चाहे वो गैसोलीन का हो या डीजल का, पेट्रोल का, एनी काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ फ्यूल दैट इज रन जनरेटर। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ जनरेटर। और जनरेटर जो है हमने कैटेगरी वाइज फर्दर सेक्शंस में देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के पूरे सेक्शन के बाद। अच्छा, ड्यूरिंग दिस सेशन अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे इंटरप्ट करके भी पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं, और कोई भी डिफ़िकल्टी किसी सेक्शन में हो तो मल्टीपल टाइम भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन उसको एम्प्टी मत छोड़िएगा, क्योंकि सवाल आगे जाके एक बड़ा मसला बन जाता है अगर उसका जवाब वक्त पे ना ही पहुँचे हम तक। कंटिन्यू करते हैं ओके हम सर। आगे सेक्शन को। The induction motor scene. We all know about this scene, that how internal induction motor start. तो हम सबको पता है उसके बाद इसमें क्या हुआ था। तो यस सर यस सर। बीइंग एन इंजीनियर हम तकरीबन सब लोगों ने ये मूवी देखी है। मेरी इंजीनियरिंग करने से पहले ये मूवी आई थी, तो मैं भी ये चीज़ देखी थी मैंने, और काफ़ी हद तक मुझसे मिलर लगी थी। हर एक की इंजीनियरिंग से ये जो मूवी है वो एक सिमिलैरिटी रखती है। सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर बात करते हैं कि मशीन्स हमारे पास जो कैटेगरी वाइज है
उनमें स्टैटिक मशीन्स आती हैं। स्टैटिक मशीन कौन सी होती है, कोई बताएगा? ट्रांसफार्मर सर। स्टैटिक मशीन्स हमारी ट्रांसफार्मर्स होती हैं। स्टैटिक मीन्स दे आर नॉट मूव, दे आर नॉट रोटेट, दे आर इन स्टेशनरी मोशन, दैट इज वी कॉल्ड स्टैटिक मशीन ट्रांसफार्मर। इसी तरीके से हमारी अनदर मशीन जो है रोटेटिंग मशीन है, और रोटेटिंग मशीन की एक टाइप जनरेटर भी है जी। रोटेटिंग सर मशीन, इनमें एक डिफरेंट क्या है जनरेटर मशीन में और रोटेटिंग में? इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि जनरेटर भी एक रोटेटिंग मशीन ही है। वो यहाँ पर रोटेटिंग मशीन जनरेटर लिखना शायद भूल गए हैं, लेकिन जनरेटर भी एक रोटेटिंग मशीन ही है। मोटर की कैटेगरी और जनरेटर की कैटेगरी में फ़र्क होता है। मोटर किस काम के लिए इस्तेमाल होती है और जनरेटर किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, कोई बताएगा? सर मोटर जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, जी जबकि जनरेटर जो है ना कन्वर्ट करता है कि हम उसको मैकेनिकल एनर्जी इनपुट पे प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो देता है सर। बिल्कुल जी, थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बताया था, आपने बिल्कुल सही बताया। इसके हवाले से हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो मैं एक मिस्टेक बस यहाँ पे हाईलाइट कर रहा था, जनरेटर भी एक रोटेटरी मशीन ही है, ठीक है। अच्छा जी, ये हम जी ने सर। देख लिया है अभी कि ये ट्रांसफार्मर होता है। ओके ओके जी, इसके बाद रोटेटिंग मशीन्स के अंदर हमारे पास एसी मशीन्स आती हैं, डीसी मशीन, एसी मशीन्स, और स्पेशल कैटेगरी ऑफ मोटर्स होती हैं। स्पेशल कैटेगरी ऑफ मोशन जो है वो मोटर्स जो हैं वो 6 से 7 किस्म की होती हैं। और एसी मशीन्स और डीसी मशीन में सप्लाई का फ़र्क होता है और इनकी टाइप्स का भी फ़र्क होता है। हमारे जनरेटर जो होते हैं इनकी भी 2 टाइप्स होती हैं, क्योंकि अभी इसकी कैटेगरी स्टार्ट नहीं हुई है इसीलिए, लेकिन बहरहाल फिर भी बताता चलूँ कि ये सिंक्रोनस जनरेटर और एसिंक्रोनस जनरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ते हैं। सेलिएंट पोल, नॉन सेलिएंट पोल जनरेटर्स भी पढ़ते हैं, और इसे ऑल्टरनेटर भी कहते हैं, ठीक है। जनरेटर की एक टाइप ये भी है। फर्दर कैटेगरी वाइज हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स की हम बात करें। अच्छा, ये सारी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग टुवर्ड्स एंड में पूरे सेक्शन का जो है वो पेपर बनाता हूँ। उसमें मिडिल की चीज़ें भी होती हैं, स्टार्ट की भी होती हैं, और एंड की भी होती हैं, और जो मैं पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड ही पेपर बनाता हूँ। तो इसलिए आप इस चीज़ों को अच्छी तरह देखिएगा। कंटिन्यू करते हैं। डीसी मशीन जो है वो डीसी जनरेटर्स और डीसी मोटर्स हमारे होते हैं, डीसी जनरेटर भी होते हैं इवन। अच्छा जी, फर्दर डीसी मोटर्स की जो कैटेगरी है वो 3 है। परमानेंट मैग्नेट मोटर। परमानेंट मैग्नेट मोटर हमारी कौन सी होती है? परमानेंट मैग्नेट मोटर हमारी होती हैं जिनमें हमारा जो नॉर्थ और साउथ पोल बेस एक मैग्नेट होता है वो उसमें बिल्ट इन होता है, ठीक है, जिसे हम अपना परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो जैसे छोटे बच्चों की खिलौनों की मोटर्स होती हैं, जिनमें आप खिलौनों में लगी हुई होती हैं, सेल से चलाते हैं वो, उनमें परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ होता है। कभी आपने खोल के देखा हो तो उसके अंदर उसका आर्मेचर आपको मिलेगा, और उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट साइड्स पे लगे हुए होते हैं, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल बेस कैटेगराइज वाइज हमें नज़र आता है। इसके बाद एक टाइप है मोटर की जिसे कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइट डीसी मोटर्स के अंदर एक खासियत ये भी होती है कि इसमें जो है ये सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब ये होता है कि इसमें 2 कैटेगरी होती है वाइंडिंग की। एक होती है फील्ड वाइंडिंग, और एक होती है आई थिंक आर्मेचर वाइंडिंग। तो फील्ड और आर्मेचर को अलग अलग सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, तो उसे हम कहते हैं सेपरेटली एक्साइट, यानी फील्ड को अलग और आर्मेचर को अलग सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। तो इस कैटेगरी वाइज हम इसे कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ओके जी। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, सेल्फ एक्साइटेड भी एक कैटेगरी ऑफ डीसी मोटर हमारी होती है। इसके अंदर ही 3 कैटेगरी मौजूद आती हैं सेल्फ एक्साइटेड में, जिसका नाम है जी सीरीज डीसी मोटर, शंट डीसी मोटर, एंड कंपाउंड डीसी मोटर, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड डीसी मोटर की भी 2 कैटेगरी हैं, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट, ठीक है। अजान हो रही है तो हम 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। आप तब तक इस चीज़ को देखें, हम अजान का ब्रेक 1 मिनट कर लेते हैं।
जी, अज़ान का वक़्फ़ा हमने लिया था, उसे कंटिन्यू करते हैं सेशन को अगेन। अब तक अगर किसी का कोई सवाल है सेशन में तो यू मे आस्क, फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्यूरी विद मी रिलेटेड अप टिल नाउ द लेक्चर्स। डीसी मशीन्स को हमने कैटेगराइज़ किया डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में, एंड देन डीसी मोटर को हमने कैटेगराइज़ किया परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर एंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, फर्दर सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, एंड देन लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट में हमने उसे कैटेगराइज किया है। ठीक है जी, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं मजीद। अब तक कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछिए। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन टिल नाउ, तब तक इस चीज़ को देखें। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। एसी मोटर्स, जो एसी मशीन्स होती हैं, उसे कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट में, सिंक्रोनस मशीन और एसिंक्रोनस मशीन। एसिंक्रोनस मशीन, एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं इसे, और इसको हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं एसिंक्रोनस मोटर को। ये दो टाइप्स की होती हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। हमारी जो सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर जो होती है, इसको दो कैटेगरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक सिंक्रोनस जनरेटर और एक सिंक्रोनस मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर एसी के अंदर सिंगल फेज और थ्री फेज की होती है, और सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो भी सिंगल फेज और थ्री फेज के होते हैं। ये एसी मोटर की कैटेगराइजेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी या कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल था, जी सिंक्रोनाइज मशीन और एसिंक्रोनाइज मशीन। सर बेसिकली सवाल तो नहीं था, बस अपने तौर पे समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि सिंक्रोनाइज मशीन वो मशीन जिसको हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं इजीली, एसी टू डीसी दोनों। नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, ये टर्म वाइज बताया गया है। सिंक्रोनस का मतलब होता ये है, मोटर की कैटेगरी में जब उसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तो मोटर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका स्टेटर और एक होता है उसका रोटर। तो मोटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का कोर्स, इसका क्योंकि वो प्रेरक होता है, उसमें पढ़ा हो तो उसमें आप आगे जाके वो पढ़ते हैं, कर्ल पढ़ते हैं,
और सर जी। मोशनल ईएमएफ होता है। अगर विलियम हाइट की बुक आप देखें 11 चैप्टर 12 13 चैप्टर्स को देखें तो वहाँ पे आपको इनका मैग्नेटिक एनालिसिस कराया जाता है, इनका रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया जाता है। उसकी बुक का आगे का जो पार्ट है मैं उसी से इसका रेफरेंस ले रहा हूँ, तो बच्चों को उससे कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस होता है। फिर वो चैपमैन में आके इसको पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी को। इसकी बुक से थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा, वैसे तो आगे आएगी। कि जो आपकी दो चीज़ें होती हैं एसी मोटर के अंदर, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। जो रोटर होता है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को अचीव करने की कोशिश करता है। तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर की मैग्नेटिक फील्ड से डिफरेंस एक रखती है, और रोटर जो है स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को अचीव करने की कोशिश करती है, जो कि वो नहीं कर पाता। तो और जब वो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर की मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो उसे कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, और उस सिंक्रोनस स्पीड की वजह से इसका नाम सिंक्रोनस मशीन है। ओके सर, तो समझ में आ गया। ये जो सिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट होता है ना, जो हम समझ रहे होते हैं सिंक्रोनाइजेशन या सिंक्रोनाइज करना, सिंक्रोनस समथिंग डिफरेंट, सिंक्रोनाइजेशन समथिंग डिफरेंट। सिंक्रोनाइज हम करते हैं ट्रांसफार्मर की सिंक्रोनाइजेशन, दो सोर्सेस को कॉमन सिंक्रोनाइज करने की टर्म सिंक्रोनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि हम फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं जो मोटर के लिए स्पेसिफिकली है, जो कि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर की मैग्नेटिक फील्ड का एक फ़र्क होता है। और जब ये फ़र्क ख़त्म हो जाता है तो उस मोटर का नाम एसी मोटर है, और उसको हम सिंगल थ्री फेज़ और सिंक्रोनस जनरेटर सिंगल और थ्री फेज़ में लेते हैं। इसी के बिहाफ पे मैं आगे इसको बताता हूँ कि एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि जो आपकी एसी मोटर्स होती हैं उनकी जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से फ़र्क रखते हैं, इसीलिए उसको सिंक्रोनस नहीं कहते, बल्कि उनके फ़र्क की बुनियाद पर उसे एसिंक्रोनस कहा जाता है, क्योंकि उनकी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से एक फ़र्क रखती है। इसी वजह से इसका नाम उस टर्म की बिहाफ पे एसिंक्रोनस मशीन रखा गया है। तो या होपफुली सर हम जी या सर हम ये भी कह सकते हैं कि एस सिंक्रोनाइज मशीन जो है वो स्टेटर और रोटेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों बराबर नहीं हो सकती, इसलिए इसको एस सिंक्रोनाइज मशीन कहते हैं। जी जी अच्छा, एसिंक्रोनाइज आप गलत टर्म यूज़ कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज नहीं है, ये सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस, सॉरी। जी, सिंक्रोनाइज का वर्ड एक डिफरेंट है, और मैंने जिस तरह बताया कि ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन या जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है दो सोर्स को कॉमन बनाने के लिए, उस टर्म का नाम सिंक्रोनाइजेशन है। और सिंक्रोनस का मतलब ये फील्ड्स के फ़र्क और फील्ड्स के फ़र्क के बगैर उसको सिंक्रोनस कहते हैं, और फील्ड के फ़र्क के साथ उसे एसिंक्रोनस कहते हैं। ठीक है, होपफुली इसके अलावा ओके किसी का अलावा कोई सवाल किसी के जहन में हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो इससे पहले जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो मशीन के बारे में कैटेगराइजेशन सीखी थी, आपको याद हो अगर। और मशीन को फिर हमने ये सीखा कि मशीन जो हमारी होती है ये किस कैटेगरी की होती है। और इससे पहले भी हमने एक चीज़ सीखी थी, ये इलेक्ट्रिकल मशीन कैटेगरी वाइज देख लिया। उसके बाद फिर हमने डीसी मशीन की कैटेगरी देखी। ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर जहन में रखिएगा। और उसके बाद फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एसी मशीन्स के बारे में आपको कैटेगरी उसकी बताई, सिंगल फेज, थ्री फेज, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। और आगे हम चलते हैं स्पेशल कैटेगरी ऑफ मोटर्स की तरफ। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आजकल ये जो स्पेशल कैटेगरी की मोटर्स है ये काफ़ी इस्तेमाल भी हो रही है बहुत सारी फील्ड्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस में, और हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ये मोटर्स आती भी हैं। इनमें सबसे पहली मोटर जो है हमारी है वो स्टेपर मोटर है। स्टेपर मोटर जो होती है वो स्टेप्स के ऊपर काम करती है। ठीक है, स्टेप्स की कैटेगरी के ऊपर ये बयान कैटेगराइज की जाती है। और इसमें स्टेप्स जो बाइनरी स्टेप्स होते हैं, ये इसमें 4 वाइंडिंग्स होती हैं जिनको कैटेगरी वाइज हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टेप वाइज, और ये स्टेप्स के ऊपर काम करती है। ठीक है, और जितने स्टेप्स देंगे उतने तक रोटेट करेगी। और जब स्टेप्स आप जैसे ना स्टेप्स हमने दिया 360 को अगर आप 4 स्टेप्स में डिवाइड कर लें तो जितने स्टेप्स आप देंगे वो रोटेट करती जाएगी, और जहाँ पे स्टेप आप नहीं देंगे वहाँ पे वो रुक जाएगी। तो उस कैटेगरी के लिए प्रेसाइज मोशन को, कंट्रोलेबल मोशन के लिए आप स्टेपर मोटर को इस्तेमाल करते हैं, और बाइनरी स्टेप्स के अंदर ही काम करती है। ब्रशलेस डीसी मोटर, इसका नाम BLDC मोटर भी है। कोई बताएगा ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है BLDC मोटर? वैसे तो बहुत मशहूर है।
कोई आइडिया किसी को? BLDC मोटर। सर ये क्वाड्रुपल जो बनाते हैं ऊपर ऑर्डर आता है ड्रोन वगैरह में ना? जी जी, उसमें लगती है बिल्कुल। और इसके अलावा जो हमारे जो स्प्लिट होते हैं ना एसी के, वो जो उसका ऑन वो अपना एंगल चेंज कर रही होती है एसी की डायरेक्शन को, तो वो जो आउटर होता है उसका, उसके अंदर भी मोटर जो लगती है वो BLDC की मोटर लगती है, जिसके ज़रिए से वो उसका फ्लो कंट्रोल हो रहा होता है ना। नॉर्मल एसी कन्वेंशनल जो एसीज होते हैं उनकी आपने डायरेक्शन देखी होगी, वो राइट साइड पे उसका आउटर मूव करता है, फिर लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे, इस तरह से वो मूव कर रहा होता है। तो उसके अंदर जो मोटर लगी होती है वो BLDC मोटर होती है। ब्रशलेस DC मोटर कहते हैं। ब्रशेस क्या होते हैं ये कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। जो इन ब्रशेस को कार्बन ब्रशेस भी कहते हैं। उसके बाद हिस्टेरेसिस मोटर है, ठीक है, इसके बारे में मैं मजीद तफसील नहीं जानता हूँ इसलिए बता नहीं सकता। रिलक्टेंस मोटर एंड यूनिवर्सल मोटर। रिलक्टेंस मोटर का भी मुझे इतना पता नहीं है, बट रिलक्टेंस आर दी मैग्नेटिक रेजिस्टेंस ऑन विच इट वर्क्स। ट्रांसफार्मर में आपने रिलक्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि रिलक्टेंस जो है इज द अपोजिशन इफेक्ट ऑफ फ्लक्स, एंड अगर आप फ्लक्स को बढ़ाएंगे रिलक्टेंस कम होगी, और फ्लक्स को कम करेंगे तो रिलक्टेंस कम होगी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट को बढ़ाने या कम करने के लिए रिलक्टेंस का सहारा लेना पड़ता है, और उस नतीजे में मैग्नेटिज्म आपका स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, उसकी बेस के ऊपर ही काम करती है। हिस्टेरेसिस का जो इफेक्ट होता है वो आपने ट्रांसफार्मर के केस में पढ़ा है कि जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसको किस तरह सेचुरेट किया जाता है और अनसेचुरेट किया जाता है। तो उसके अंदर से जो एक टर्म यूज़ की जाती है ट्रांसफार्मर के केस में जो पड़ी थी, रेजिडुअल फ्लक्स। रेजिडुअल फ्लक्स वो फ्लक्स जो ट्रांसफार्मर के कोर में सस्टेन करा रहता है, यानी आपने उसको एनर्जाइज किया और ट्रांसफार्मर ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली इन द फॉर्म ऑफ रेजिडुअल फ्लक्स, यानी रहने वाले फ्लक्स की। तो उसकी बेसिस के ऊपर कोर को एनर्जाइज और डी एनर्जाइज किया जाता है, और रेजिडुअल फ्लक्स में रोल प्ले करता है। और इस पूरे साइकिल को हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। वो आपको याद होगा एक कर्व पूरा आपने कोर का पढ़ा था कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी से सी, फिर डी ई एफ के ऊपर जाके पूरा साइकिल रिपीट होता है। तो उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी होगी नहीं बल्कि पढ़ी है डेफिनेटली, क्योंकि मैं वो मेरे लेक्चर हैं जिससे वो चीज़ें फुलफिल हुई हैं। ये सर उज़ैर के लेक्चर है, वैसे इनमें मैंने मॉडिफिकेशन की है। तो वो लेक्चर जिनसे आपने मशीन स्टार्टिंग में पढ़ी है वो स्टार्टिंग के मॉडिफाइड मेरे ही लेक्चर हैं, इसीलिए, और जिनसे पढ़ाया गया वो स्टीरियस लूप वगैरह उसके अंदर ही चीज़ें इंक्लूड हैं। आखिर में आते हैं यूनिवर्सल मोटर्स के बारे में। इन मोटर्स वैसे तो मैंने इन चारों का बता दिया, ये पांचवी मोटर के बारे में कोई बताएगा यूनिवर्सल मोटर कौन सी होती है? यूनिवर्सल मोटर वो होती है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे सेम स्पीड से चलती है। जी जनाब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो मोटर जो एसी और डीसी करंट सप्लाई के ऊपर सेम स्पीड पे चलती है उसे यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, और नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, वैसे एक नॉर्मल सी बात है, हमने डीसी मोटर्स यहाँ पे पढ़ ली हैं, एसी मोटर्स भी पढ़ ली हैं, तो आपके लिहाज से स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ कि एसी मोटर बेहतर है या डीसी मोटर हमारे लिए बेहतर है? सर एसी मोटर बेहतर होगी। एसी मोटर बेहतर होगी, इसकी इसकी क्या वजह है? सर एक तो इजीली अवेलेबल है, दूसरी बात उसकी मेंटेनेंस आसान है। मेंटेनेंस आसान है, और ठीक है, बिल्कुल। मैं भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ साथ साथ। हाई टॉर्क जो रिक्वायर्ड होता है वो डीसी में होता है, लेकिन एसी में हाई टॉर्क हमारे पास मौजूद नहीं होता। स्पीड ज़्यादा हाई जो होती है वो एसी मोटर्स में होती है, डीसी मोटर्स में ज़्यादा स्पीड नहीं होती है क्योंकि हमें जो इग्निशन जिस तरह स्टार्ट करनी होती हैं, गाड़ी का इग्निशन हो गया या जनरेटर के इग्निशन हो गए या दीगर इस किस्म की मोटर्स, जनरेटर ख़ास तौर पे इग्निशन से जो स्टार्ट करते हैं, हम सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए जो मोटर लगती है वो भी डीसी होती है। तो इन सारी जगहों पे, और क्योंकि वहाँ पे हाई टॉर्क रिक्वायर्ड होता है, रोटेशन हाईवे में रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ पर हाई टॉर्क के बिहाफ पे हमें डीसी मोटर कनेक्ट करनी होती है। जिस तरह इन्होंने बताया कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है एसी मोटर्स की, तो बिल्कुल सही है। डीसी मोटर की मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इनमें फॉल्ट्स आ रहे होते हैं, और इसीलिए इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता डीसी मोटर्स को। एसी मोटर्स टफ एंड टफ होती हैं, हर किस्म के एनवायरनमेंट, हर किस्म की कंडीशंस और हर किस्म के
जो सप्लाई है उस पर वो चल जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि 220 की मोटर को 110 वोल्ट पे चलाएं। हर तरह की सप्लाई का मतलब ये होता है कि अगर आपके नॉमिनल से थोड़े ज़्यादा वोल्ट या उससे कम आ रहे हैं तो उस पर भी वो चल जाएगी और अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगी एसी मोटर। जैसे आपके घर के पानी की मोटर अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि आप सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बहार, बारिश के मौसम में सैलाब आएगा हो उसको चलाएं, वो चल जाएगी और उसके अंदर इतना लॉस भी नहीं होगा। डीसी मोटर के अंदर सारा मसला ज़्यादातर ये भी होता है कि जब आप उसे चलाते हैं तो वो बाज़ औक़ात उसके कार्बन के नतीजे में शॉर्टेज हो जाती है, आग भी लग जाती है डीसी मोटर्स में ड्यू टू कार्बन ब्रशेज़ स्टिफनेस के नतीजे में, क्योंकि वो घिस रहे होते हैं आपके आर्मेचर से। दैट इज़ हाउ कि उसके नतीजे में बड़ी मोटर्स में इस तरह आग भी लग जाती है। तो डीसी मोटर का एक ये ड्रॉबैक भी है। जैसे इन्होंने बताया एक और चीज़ कि एसी मोटर ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, तो बिल्कुल ईजी मोटर अवेलेबल है। डीसी मोटर आप लेने जाएँ उसी साइज़ में, उसी कैटेगरी के लिहाज से, तो आपको डीसी मोटर महंगी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि आपकी यूटिलिटी जो है वो एसी की है, तो आपको लाजमी सी बात है डीसी मोटर लाके अगर इंस्टॉल करते भी हैं तो आपको पावर सप्लाई रेक्टिफायर चाहिए होगा उसके लिए, इसके ज़रिए से आप उसे चलाएंगे। बहुत सारे लोगों ने एक सिनेरियो शायद लोगों को पता हो, बहुत सारे लोगों ने उसमें डीसी मोटर अपनी जो डंकी पंप है उसकी जगह लगा के उसे चलाने की कोशिश करी है। काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि लोग इस तरह भी कर रहे हैं। किसी ने देखा है इस तरह? एक डीसी मोटर अमूमन लोग शेरशाह से लेके आ रहे हैं, उसकी प्लेट बनवा के उतनी हाइट उसकी चौड़ाई बड़ाई से प्लेट के ऊपर डीसी मोटर लगाते हैं। पुली जो लेते हैं उसकी डायरेक्टली अपने मोटर से निकाल के उस पर कनेक्ट करते हैं और उसको डायरेक्टली उससे चला देते हैं। और सप्लाई के लिए क्या करते हैं, एक अडेप्टर ड्राइवर सर्किट लेके आते हैं और उसके ज़रिए से चला देते हैं। लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं है क्योंकि वो बिल भी ज़्यादा ले रही है, इतनी स्पीड पे नहीं चल रही है और ज़्यादा वो रफ एंड टफ नहीं है इतनी, क्योंकि डीसी मोटर है, उनके ये सब ड्रॉबैक है जो मैंने बताए हैं। अच्छा, डीसी मोटर का एक अच्छा फ़ायदा ये भी है कि इसको अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज चलाना है तो एंटी क्लॉकवाइज डीसी मोटर को चलाने के लिए आप इसकी पोलैरिटी को तब्दील कर दें, उससे मोटर आपकी एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट हो जाएगी। लेकिन एसी मोटर की डायरेक्शन इतनी आसानी से अपोज नहीं होती है, ठीक है, ख़ासतौर पर सिंगल फेज मोटर। तो ये कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं अब तक एसी और डीसी मोटर के हवाले से जो मैंने मवाजना बताया। इसमें अगर कोई सवाल किसी के जहन में है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिकॉल कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा, नहीं तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। कोई सवाल है किसी के जहन में? तो कंटिन्यू करते हैं सेशन को। ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रिक मशीन्स रोटेट बट एन एक्सिस, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है जो आपकी इलेक्ट्रिक मशीन होती हैं, कॉल्ड दी शाफ्ट। उसकी एक शाफ्ट होती है, एक कॉमन शाफ्ट, जो कि आपने मोटर की हर एक शाफ्ट देखी होगी, वो बाहर निकली हुई होती है जिसके ऊपर उसका मैकेनिज्म चल रहा होता है, और रोटेटरी शाफ्ट कहलाती है, शाफ्ट ऑफ द मशीन। Because of the rotational nature of machinery, it is important to have a basic understanding of rotational motion. अच्छा जी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिसको एंगल ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्लॉकवाइज जो रोटेशन होती है वो नेगेटिव ली जाती है और काउंटर क्लॉकवाइज जो रोटेशन होती है वो पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। Up till now, if anyone have any kind of query, please feel free to discuss. I will explain to you. अगर कोई भी डिफ़िकल्टी यहाँ तक है, किसी के जहन में है, तो काइंडली पूछ लीजिए, वरना हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, जिस तरीके से आपने अपने ट्रांसफार्मर के सेशन में चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें आपका एंगुलर मोशन था, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये 3 तरह की चीज़ें आपने पढ़ी थी। इसी तरीके से यहाँ पे वो 3 चीज़ें होती हैं। एंगुलर पोजीशन जिसे थीटा कहा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी जिसे ओमेगा कहा जाता है। अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अटेंडेंस की एक स्नैप लेके ग्रुप पे शेयर कर दें कि आज के जो पार्टिसिपेंट अटेंडीज़ हैं, जो 4 हैं, इनकी अटेंडेंस लेके शेयर कर दें ग्रुप पे। ओके जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। एंगुलर पोजीशन की अगर हम बात करें तो एंगल एट विच एन ऑब्जेक्ट इज ओरिएंटेड measured from some arbitrary reference point and measured in रेडियन और डिग्री। ये जो एंगुलर मोशन होता है ना, जिस एंगल वाइज मोटर रोटेट कर रही होती है, ठीक है, एंगल वाइज मोटर रोटेट करती है, तो एंगुलर मोशन थीटा होता है और उस एंगुलर मोशन को मेजर करते हैं हम रेडियंस में या डिग्री में। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ये हम जानते हैं कि 1 रेडियन जो है वो
180 बाई पाई डिग्रीज के बराबर होता है। होपफुली ये सब लोग जानते हैं, ये तो एक बेसिक सी चीज़ है जो कि मैट्रिक में भी पढ़ाई जाती है। फॉर्मूला जो है ये आर्क होती है, वो डिस्प्लेसमेंट जो मोटर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से यहाँ तक कवर करती है, उस इतने चंक, इतने पार्ट, इतने हिस्से को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम एंगल वाइज थीटा कहते हैं। और सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहा जाता है, रेडियल डिस्टेंस कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की तरफ। तो ओमेगा के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं कह रहा था कि आप लोगों के पास अटेंडेंस पार्टिसिपेट शो हो रहे होंगे, इनकी स्नैप लेके ग्रुप पे शेयर कर दें आज के सेशन की अटेंडेंस पार्टिसिपेट की। हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है इलेक्ट्रिकल मशीन का व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे शेयर कर दें पार्टिसिपेट की अटेंडीज़, कोई एक कर लें इनमें से। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल हैं, मोहम्मद आशिक हैं, मोहम्मद बिलाल हैं, मोहम्मद मुर्शिद हैं। कोई भी एक स्नैप लेके अटेंडेंस शेयर कर दें ताकि हमारे रिकॉर्ड में मेंटेन हो। चेयरमैन साहब को असल में ये दिखानी होती है डिटेल्स और सेशन के हवाले से स्टेटस। एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा से रिप्रेजेंट हम करते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिस तरीके से हम लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी हम किसे कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये सब हमने मैट्रिक इंटर में पढ़ी हुई है, इसलिए मैं इसमें इतना टाइम नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन ये और इवन सर तलहा इकरार ने आप लोगों को ट्रांसफार्मर के सेक्शन में इन डिटेल ये सारी चीज़ें सिखाई भी हैं, और वो जो एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था उसमें डिटेल सारी मौजूद भी हैं। स्लाइड्स के अलावा एक डॉक्यूमेंट था PDF का, उसमें सारी चीज़ें मेंशन थी। यूज फॉर डिस्क्रिप्शन शाफ्ट स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी को इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं। अज्यूम पॉजिटिव if the rotation is in a counterclockwise direction, measured in radian per second, revolution per second, and revolution per minute. These are the units of angular velocity by which it rotates in its own axis by the measured angle. Omega m जो है is the angular velocity expressed in radians per second, and Fm जो है is the angular velocity expressed in revolution per second, and Nm जो है is the angular velocity expressed in revolution per minute. ये कुछ जो एंटिटीज हमने पढ़ी हैं कि रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर मिनट या रेडियन पर सेकंड, तो इनकी यूनिट वाइज एंटिटी को एक्सप्रेस यहाँ पे किया गया है कि हम अगर एक एंटिटी को यहाँ पे देखते हैं तो उसका यूनिट क्या है, तो उसके बिहाफ पे हमने इसे यहाँ पे कैटेगराइज किया है। Up till now, if anyone have any kind of query in today's session, please feel free to ask. I will explain with you. I will explain to you. अगर कोई भी डिफ़िकल्टी किसी के जहन में आज के सेशन से रिलेटेड हो तो डिस्कस कर लीजिए। नहीं तो हम आगे चलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का जो अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी उसी के बिहाफ पे उसका फॉर्मूला भी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल यही इसकी फॉर्मूला वाइज डेफिनेशन भी है। और ये रिलेशन है, अगर आपने FM यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो कि रेवोल्यूशन पर मिनट पर सेकंड के अंदर मेजर की जाती है, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको रेवोल्यूशन पर मिनट्स हासिल हो जाएंगे, क्योंकि एक सेकंड में 60, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसी बिहाफ पे अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन जो कि रेडियन पर सेकंड में है, उसको रेवोल्यूशन पर सेकंड का चाहते हैं आप, तो उसको रेडियन पर सेकंड से रेवोल्यूशन पर मिनट में लाने के लिए, रेवोल्यूशन पर सेकंड में लाने के लिए आपने एंगुलर वेलोसिटी को डिवाइड करना होगा 2 पाई से, तो आपका जो रिजल्ट है वो रेवोल्यूशन पर मिनट में आ जाएगा। वो मैं ये सब चीज़ें यहीं से देखकर ही बता रहा हूँ, जो कोई इसमें कमाल चीज़ नहीं है कि मुझे याद है, ये जस्ट यहीं पे लिखी हुई है, मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ कि रेवोल्यूशन रेडियन पर सेकंड की जो
एंगुलर वेलोसिटी है, इसको डिवाइड अगर 2 पाई से कर लिया जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में आ जाएगा और इस तरह से उसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये सेशन जो है थोड़ी देर में एक्सपायर हो जाएगा। जब तक एक कुछ 1.5 मिनट है हमारे पास, हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो उसके बाद दोबारा सेशन को कंटिन्यू करेंगे विद द सेम लिंक विच इज़ शेयर विद यू गाइज इन व्हाट्सएप ग्रुप। एक्सिस ऑफ रोटेशन, हर चीज़ इस मोटर की तरह रोटेट करती है, मोटर रोटेट करती है बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट की तरह ही कि एक अपने ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर एक जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये व्हील रोटेट कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं कि एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से है। इन कार्स को मूवमेंट को देखें तो सबसे तेज कौन सी कार चल रही है? व्हाट डू यू थिंक? रेड रेड चल रही है, ठीक है। तो सर ब्लू वाली। ब्लू वाली, ओके। Acceleration is a vector quantity that is defined as the rate at which an object changes its velocity. The object and accelerating it is the changing its velocity. Which car is in red, green or blue color undergoing an acceleration? तो ये सेशन यहाँ पे हमारा एक्सपायर हो रहा है। हम इस सेशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे अपने सेम लिंक के साथ। यहाँ पे इस सेशन को हम रोक देते हैं और सेम लिंक से सेशन को ज्वाइन करें, जो कि लिंक आप लोगों से व्हाट्सएप के ऊपर शेयर हुआ है। तो फिर वहाँ से दोबारा कंटिन्यू हम करेंगे सेशन को और लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।